हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम भारतीय कला एवं संस्कृति विषय में भारतीय चित्रकला की बात कर रहे हैं। आज इनसे जुड़ा हुआ हमारा यह चौथा पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो भारतीय चित्रकला में हम मध्य भारत और राजस्थानी चित्रकला की बात करेंगे और मध्य भारत और राजस्थानी चित्रकला में भी मालवा चित्रकला, बूंदी कोटा शैली की चित्रकला, बीकानेर चित्रकला, मेवाड़ चित्रकला, किशनगढ़ शैली की चित्रकला, पहाड़ी शैली की चित्रकला और आगे बशोली शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा चित्रकला और कुल्लू मंडी। दोस्तों, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आप चाहे क्लास 1, 2, 3 कोई भी कैडर की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सिलेबस में भारतीय कला एवं संस्कृति है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा यह चौथा पार्ट है भारतीय चित्रकला से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं मध्य भारत और राजस्थानी चित्रकला की। पंथ निरपेक्ष मुगल चित्रकला से भिन्न मध्य भारत, राजस्थानी और पहाड़ी क्षेत्र आदि की चित्रकलाएं धर्माबद्ध, परंपरा संबंध तथा भारतीय साहित्य से प्रेरित रही और यहाँ चौर पंचाशिका शैली की परंपरा पहले से ही रही है, जिसने यहाँ चित्रकला के विकास में सुदृढ़ आधार का काम किया। दोस्तों, यह बेसिक इंफॉर्मेशन है मध्य भारत और राजस्थानी चित्रकला की बेसिक इंफॉर्मेशन कि पंथ निरपेक्ष मुगल चित्रकला से भिन्न मध्य भारत, राजस्थानी और पहाड़ी क्षेत्र आदि की चित्रकलाएं धर्माबद्ध, परंपरा संबंध तथा भारतीय साहित्य से प्रेरित रही। यहाँ चौर पंचाशिका शैली की परंपरा पहले से ही रही है, जिसने यहाँ चित्रकला के विकास में सुदृढ़ आधार का काम किया। राजस्थानी चित्रकला में चित्र वसली पर बनाए गए हैं। दोस्तों, वसली किसे कहते हैं? दोहरे कागज को बोलते हैं वसली। तो राजस्थानी चित्रकला में दोहरे कागज पर चित्र बनाए गए हैं, मतलब वसली पर चित्र बनाए गए हैं। और मुगल दरबार से आए विभिन्न चित्रकारों ने यहाँ की स्थानीय शैलियों को प्रभावित किया, जिससे यहाँ मेवाड़, किशनगढ़, कोटा बूंदी, आमेर, बीकानेर आदि चित्रकला केंद्र उभरे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि मुगल शासन में औरंगजेब आया, तो औरंगजेब ने चित्रकला को प्रोत्साहन नहीं दिया, जिसकी वजह से वहां के शासन में, वहां के दरबार में रहने वाले चित्रकार दोस्तों प्रादेशिक स्तर पर जो भी राजा थे वहां पर गए और वहां पर दोस्तों एक नई शैली सामने आई। इसीलिए लिखा है कि मुगल दरबार से आए विभिन्न चित्रकारों ने यहाँ की स्थानीय शैलियों को प्रभावित किया, जिससे यहाँ मेवाड़, किशनगढ़, कोटा बूंदी, आमेर, बीकानेर आदि चित्रकला केंद्र उभरे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्न में से किस चित्रकला में चित्र वसली पर बनाए गए हैं? वसली यानी कि दोहरे कागज पर चित्र बनाए गए हैं। किस शैली में? वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही गैस किया। सही आंसर है राजस्थानी चित्रकला में चित्र वसली पर बनाए गए हैं। और यहाँ कलर कोड दोस्तों ऑप्शन सी है, लेकिन यह गलती है। ओके, सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थानी चित्रकला। और राजस्थानी शैली के चित्रों के विषय में सर्वाधिक प्राधान्यता प्रेम संबंधी विषयों की है। क्या? राजस्थानी शैली के चित्रों के विषय में सर्वाधिक प्राधान्यता प्रेम संबंधी विषयों की है। और राजस्थानी शैली में भक्ति का अत्यधिक प्रभाव चित्रों पर दिखता है और भक्ति में भी कृष्ण भक्ति का सर्वाधिक प्रभाव यह राजस्थानी चित्र शैली में दिखता है। चलिए आंसर बताइए कि निम्न में से किस चित्र शैली में कृष्ण भक्ति का अत्यधिक प्रभाव चित्रों पर दिखता है? तो याद रखो, राजस्थानी, क्या? राजस्थानी शैली में दोस्तों कृष्ण भक्ति का अत्यधिक प्रभाव दिखता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थानी शैली। और इस शैली में चित्रकारों ने भारतीय संगीत के रागों और रागिनियों को ध्यान में रखकर रागमाला का भी सुंदर चित्रण किया है। राजस्थानी शैली पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में अंकुरित हुई और वहीं से यह राजस्थान के बाकी इलाकों में पहुंची। क्या? यह राजस्थानी शैली में चित्रकारों ने भारतीय संगीत के रागों
और रागिनियों को ध्यान में रखकर रागमाला का भी सुंदर चित्रण किया है। राजस्थानी शैली पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में अंकुरित हुई और वहीं से यह राजस्थान के बाकी इलाकों में पहुंची। आगे दोस्तों मालवा उप शैली की बात करते हैं। मालवा शैली के चित्र के बारे में बात करते हैं तो याद रखना कि यह मालवा शैली का उद्गम कहां से माना जाता है? मांडू से माना जाता है। क्या यह मालवा शैली का उद्गम मांडू से माना जाता है? और इस शैली में गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है तथा नीले रंग का प्रयोग भी बढ़ गया है। और यहाँ लहंगे पर जीनी साड़ी का अंकन है, बिल्कुल ओढ़नी की तरह है। इमेज में आप देख सकते हैं। क्या यहाँ लहंगे पर जीनी साड़ी का अंकन है और बिल्कुल ओढ़नी की तरह। एक बार फिर से देखो, मालवा शैली इसका उद्गम मांडू से माना जाता है। इस शैली में गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है तथा नीले रंग का प्रयोग बढ़ गया है। यहाँ लहंगे पर जीनी साड़ी का अंकन है, बिल्कुल ओढ़नी की तरह। और मालवा शैली के प्रमुख उदाहरण मैं आपको बताऊं तो रसिक प्रिया की श्रृंखला, अमृत शतक, माधवदास द्वारा चित्रित की गई रागमाला की श्रृंखला, यह मालवा शैली के प्रमुख उदाहरण। एक बार फिर से देखो कि मालवा शैली के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से? रसिक प्रिया की श्रृंखला जिसकी यहाँ समयावधि भी लिखी है, अमृत शतक तथा माधवदास द्वारा चित्रित की गई रागमाला की श्रृंखला आदि मालवा शैली के प्रमुख उदाहरण। चलिए आंसर बताइए कि मालवा चित्रकला का उद्गम कहां से माना जाता है? बताइए, 2 अक्षर आए थे। मालवा चित्रकला का उद्गम कहां से माना जाता है? बिल्कुल सही, मांडू से। कहां से? मांडू से मालवा चित्रकला का उद्गम माना जाता है। आगे दोस्तों मेवाड़ चित्रकला की बात करें। क्या मेवाड़ चित्रकला की बात करें तो इस शैली के प्रमुख केंद्र उदयपुर, नाथद्वारा और चावंड आदि है। इस शैली के चित्रकारों ने चमकदार लाल, पीले और केसरिया रंगों का बहुतायत से प्रयोग किया है। क्या मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से? तो 3 याद रख लेने हैं, उदयपुर, नाथद्वारा और चावंड। यह मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र। और इस शैली के चित्रकारों ने चमकदार लाल, पीले और केसरिया रंगों का बहुतायत से प्रयोग किया है। स्त्रियों की आकृतियां अपेक्षाकृत बौनी है, इनमें अलंकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। मेवाड़ चित्रकला के प्रमुख उदाहरण में आपको बताऊं तो मिसरदी द्वारा चित्रित रागमाला की श्रृंखला जिसकी समयावधि है 1605, साहिल दीन द्वारा चित्रित रागमाला की श्रृंखला जिसकी समयावधि है 1628 के आसपास, अरण्य कांड का सचित्र उदाहरण 1651, रामायण की 7वीं पुस्तक यानी कि रामायण की 7वीं पुस्तक मतलब उत्तरकांड का चित्रण आदि दोस्तों यह मेवाड़ चित्रकला के प्रमुख उदाहरण है। एक बार फिर से देखो कि स्त्रियों की आकृतियां अपेक्षाकृत बौनी, इसमें अलंकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। और मेवाड़ चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से? तो मिसरदी द्वारा चित्रित रागमाला की श्रृंखला, साहिल दीन द्वारा चित्रित रागमाला की श्रृंखला, अरण्य कांड का सचित्र उदाहरण और रामायण की 7वीं पुस्तक का चित्रण आदि। चलिए आंसर बताइए कि इस शैली की चित्रकला का प्रमुख केंद्र उदयपुर, नाथद्वारा और चावंड है। आपका ध्यान स्क्रीन पर था, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप 100% आपका ध्यान यहाँ स्क्रीन पर रखते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में दोस्तों निश्चित तौर ही फायदा होने वाला है। तो किस शैली की चित्रकला का प्रमुख केंद्र उदयपुर, नाथद्वारा और चावंड है? तो हमने किसकी बात की? मेवाड़ चित्र शैली की बात की। सही आंसर है ऑप्शन ए मेवाड़। और आगे बूंदी कोटा शैली की बात करें। क्या बूंदी कोटा शैली? इस शैली में मेवाड़ और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। किस शैली में? बूंदी कोटा शैली में मेवाड़ और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ 12 मासा चित्रों में बूंदी के लोक जीवन को दर्शाया गया है। इमेज आप देख सकते हैं, 12 मासा की जो प्रॉपर इमेज है वो यहाँ मैंने आपको बताई है। और यहाँ पर यह 12 मासा चित्रों में बूंदी के लोक जीवन को दर्शाया गया है। हम बूंदी कोटा शैली की बात कर रहे हैं कि इस शैली में मेवाड़ और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ 12 मासा चित्रों में बूंदी के लोक जीवन को दर्शाया गया है। और पेड़ों के पीछे सुनहरा सूर्य,
वर्षा वाले आकाश, सघन वनस्पति तथा भैरव रागिनी और रसिक प्रिया की श्रृंखला बूंदी शैली के महत्वपूर्ण चित्रों में शुमार है। दोस्तों, यह बूंदी शैली के महत्वपूर्ण चित्रों की मैं बात कर रहा हूं। कौन कौन से चित्र? तो पेड़ों के पीछे सुनहरा सूर्य, वर्षा वाले आकाश, सघन वनस्पति तथा भैरव रागिनी और रसिक प्रिया की श्रृंखला, यह बूंदी शैली के महत्वपूर्ण चित्रों में शुमार है। और कोटा शैली में बाघ और भालू के आखेट तथा पर्वतीय जंगल का मनोहारी चित्रण है। कोटा शैली में बाघ और भालू के आखेट तथा पर्वतीय जंगल का मनोहारी चित्रण है। चलिए आंसर बताइए कि 12 चित्रों का संबंध निम्न में से किस शैली की चित्रकला से है? क्या यह 12 चित्रों का संबंध निम्न में से किस शैली की चित्रकला से है? तो यह बूंदी कोटा शैली की चित्रकला से है। और बूंदी कोटा शैली में भी दोस्तों बूंदी से रिलेटेड है यह 12 सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे दोस्तों किशनगढ़ शैली की बात करें। क्या किशनगढ़ शैली? तो राजा सावंत सिंह, जिसका दोस्तों शासनकाल है 1748 से लेकर 1757 तक, तो राजा सावंत सिंह के संरक्षण में किशनगढ़ शैली का विकास हुआ और इन्हें नागरी दास भी कहा जाता था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि किशनगढ़ शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? राजा सावंत सिंह के शासनकाल में, और इन्हें नागरी दास भी कहा जाता था। और इस शैली से राजा सावंत सिंह की प्रेमिका बणी ठणी, इमेज में आप देख सकते हैं, बणी ठणी तथा चित्रकार निहाल चंद जुड़े थे। और इस शैली में कुछ चित्रों को छोड़कर समस्त चित्र राधा कृष्ण के बनाए गए हैं। और याद रखना, यह बणी ठणी का जो चित्र है ना, वो हमारे भारत देश में भारत की मोनालिसा का चित्र कहा जाता है। क्या भारत की मोनालिसा का चित्र कहा जाता है यह बणी ठणी को? तो देखो, राजा सावंत सिंह के संरक्षण में किशनगढ़ शैली का विकास हुआ। इन्हें नागरी दास भी कहा जाता था। इस शैली में राजा सावंत सिंह की प्रेमिका बणी ठणी तथा चित्रकार निहाल चंद जुड़े थे। और इस शैली में कुछ चित्रों को छोड़कर समस्त चित्र राधा कृष्ण के बनाए गए थे। चलिए आंसर बताइए कि किस राजा के संरक्षण में किशनगढ़ शैली का विकास हुआ था? किस राजा के संरक्षण में किशनगढ़ शैली का विकास हुआ था? राजा सावंत सिंह के शासनकाल में किशनगढ़ शैली का विकास हुआ। वेरी नाइस। चलिए आगे बात करें तो नारी आकृतियों में लंबे चेहरे, ढलवा ललाट, तीखी नाक, उभारदार होठ, भौहों तक लंबी आंखें, लंबी गर्दन, पतली बाहें और कानों के पास झूलती हुई बोलों की लट बनाई गई है। इमेज में आप देख सकते हैं। और बणी ठणी को भारतीय मोनालिसा कहा गया है। क्या बणी ठणी को भारतीय मोनालिसा कहा गया है? तो यह दोस्तों किशनगढ़ शैली की जो प्रमुख विशेषताएं है वो कैसी है कि नारी आकृतियों में लंबे चेहरे, ये देखिए लंबे चेहरे, ढलवा ललाट, तीखी नाक, ये देखिए तीखी नाक, उभारदार होठ, भौहों तक लंबी आंखें, लंबी गर्दन, क्या लंबी गर्दन, पतली बाहें और कानों के पास झूलती हुई बालों की लट, क्या कानों के पास झूलती हुई यह बालों की लट बनाई गई है। और बणी ठणी को भारतीय मोनालिसा कहा गया है। चलिए आंसर बताइए कि निम्न में से किस चित्र को भारतीय मोनालिसा कहा गया है? इमेज में आप देख सकते हैं मोनालिसा की प्रॉपर इमेज, और भारतीय मोनालिसा कहा गया है बणी ठणी को। सही आंसर है ऑप्शन बी। और आगे बीकानेर चित्रकला की बात करें तो 1650 में बीकानेर के राजा करण सिंह ने मुगल कलाकार अली रजा, जो दिल्ली के उस्ताद थे, अली रजा को नियोजित किया। और बीकानेर के राज दरबार में अन्य कलाकार थे रुकनुद्दीन और उसका पुत्र शाहदीन। और बीकानेर शैली मुगलों और दक्कनी शैलियों से काफी समानता रखती थी। हम बीकानेर शैली की बात कर रहे हैं तो 1650 में, यहाँ 1605 नहीं बल्कि 1650 में बीकानेर के राजा करण सिंह ने मुगल कलाकार अली रजा कौन थे? दिल्ली के उस्ताद थे, तो अली रजा को नियोजित किया। बीकानेर के राज दरबार में अन्य कलाकार थे रुकनुद्दीन और उनका पुत्र शाहदीन। और बीकानेर शैली मुगलों और दक्कनी शैलियों से काफी समानता रखती थी। मारवाड़ चित्रकला का प्रमुख उदाहरण है
वीरजी द्वारा पाली में चित्रित रागमाला की एक श्रृंखला। क्या? मारवाड़ चित्रकला का एक प्रमुख उदाहरण इमेज में आप देख सकते हैं, वीरजी द्वारा पाली में चित्रित रागमाला की एक श्रृंखला। आगे पहाड़ी शैली की बात करें तो हिमालय की घाटी में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में विकसित हुई चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला कहा जाता है। पहाड़ी चित्रकला किसको कहा जाता है? हिमालय की घाटी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में विकसित हुई चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला कहा जाता है। और इस कला शैली में बसोली, कांगड़ा गढ़वाल और सिख चित्रकला की अलग अलग शाखाओं का विकास हुआ है। क्या? यह पहाड़ी शैली की चित्रकला में बसोली, कांगड़ा गढ़वाल और सिख चित्रकला की अलग अलग शाखाओं का विकास हुआ। चलिए आंसर बताइए कि पहाड़ी चित्रकला का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो भारत के किस क्षेत्र से है पहाड़ी चित्रकला का संबंध? हिमालय की घाटी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू के पहाड़ी इलाके, इन सभी क्षेत्र से यह पहाड़ी चित्रकला का संबंध है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और बसोली शैली की बात करें, क्या? बसोली शैली तो इस चित्रकला का केंद्र जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की बसोली तहसील में है। क्या दोस्तों? जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की बसोली तहसील से संबंध है इस शैली का। और इसका प्रभाव चंबा, कुल्लू, मंडी, अर्की, नूरपुर और मानकोट रियासत की कलाओं पर दिखा गया है। क्या? यह बसोली चित्र शैली तो इसका केंद्र कहां पर है? जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की बसोली तहसील में। इसका प्रभाव चंबा, कुल्लू, मंडी, अर्की, नूरपुर और मानकोट रियासत की कलाओं पर देखा गया है। इस शैली के विषयों में भागवत पुराण, गीत गोविंद, रसमंजरी और वैष्णव धर्म रहे हैं। और यहाँ के चित्रों में मुखाकृतियां एकदम मौलिक और स्थानीय लोक कला से प्रेरित है। यहाँ दोस्तों गीत गोविंद लिखा है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि गीत गोविंद नामक ग्रंथ किसने लिखा है? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस शैली यानी कि बसोली शैली के विषयों में भागवत पुराण, गीत गोविंद, रसमंजरी और वैष्णव धर्म रहे हैं। और यहाँ के चित्रों में मुखाकृतियां एकदम मौलिक और स्थानीय लोक कला से प्रेरित है। और बसोली शैली के अंतर्गत राजा कृपाल सिंह के संरक्षण में देवीदास नामक चित्रकार ने 1694 में रसमंजरी चित्रों के रूप में लघु चित्रकला का निष्पादन किया था। कलाकार मनकू द्वारा चित्रित गीत गोविंद के एक श्रृंखला बसोली शैली के आगे के विकास को दर्शाती है। एक बार फिर से देखो कि बसोली शैली के अंतर्गत राजा कृपाल सिंह के संरक्षण में देवीदास नामक चित्रकार ने 1694 में रसमंजरी चित्रों के रूप में लघु चित्रकला का निष्पादन किया था। तो कलाकार मनकू द्वारा चित्रित गीत गोविंद की एक श्रृंखला बसोली शैली के आगे के विकास को दर्शाती है। चलिए आंसर बताइए कि बसोली शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? दोस्तों बसोली जिसे बसोहली भी कहा जाता है, तो बसोली शैली का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर राज्य जो कि वर्तमान में हमारा संघ राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की तहसील बसोली, जहां से यह बसोली शैली का उद्गम हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। आगे दोस्तों गुलेर शैली की बात करें तो बसोली शैली के बाद चित्रकलाओं के जम्बू समूह का उद्भव हुआ। इसमें मूल रूप से गुलेर से संबंध रखने वाले और जसरोटा में बस जाने वाले एक कलाकार नैनसुख द्वारा जसरोटा के राजा बलवंत सिंह की प्रतिकृतियां शामिल है। इमेज में आप देख सकते हैं राजा बलवंत सिंह को। एक बार फिर से देखो गुलेर शैली के बारे में। तो बसोली शैली के बाद चित्रकलाओं के जम्बू समूह का उद्भव हुआ। इसमें मूल रूप से गुलेर से संबंध रखने वाले और जसरोटा में बस जाने वाले एक कलाकार नैनसुख द्वारा जसरोटा के राजा बलवंत सिंह की प्रतिकृतियां शामिल है। और इसमें प्रयुक्त वर्ण कोमल तथा शीतल है। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह मोहम्मद शाह के समय की मुगल चित्रकला की प्राकृतिक शैली से प्रभावित लगती है। क्या दोस्तों? हम जिसकी बात कर रहे हैं गुलेर शैली की, तो गुलेर शैली दोस्तों यहाँ प्राकृतिक शैली से प्रभावित लगती है। इसमें प्रयुक्त वर्ण कोमल तथा शीतल है।
यहाँ मोहम्मद शाह के समय की मुगल चित्रकला की प्राकृतिक शैली से प्रभावित लगती है। चलिए आंसर बताइए कि नैनसुख किस शैली के प्रमुख चित्रकार है? नैनसुख किस शैली के प्रमुख चित्रकार है? वेरी नाइस, गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार है नैनसुख। आगे दोस्तों कांगड़ा चित्रकला की बात करें तो कांगड़ा शैली का विकास 18वीं शताब्दी के चतुर्थांश में हुआ, यानी कि तकरीबन 1780 के आसपास यह कांगड़ा चित्रकला का विकास हुआ। इसमें गुलेर शैली के आरेखन की कोमलता और प्रकृतिवाद की गुणवत्ता निहित है। कांगड़ा राजा संसार चंद की प्रतिकृति की शैली के समान होने के कारण इसे कांगड़ा शैली कहा गया है। क्या दोस्तों, यह कांगड़ा चित्रकला विकास 18वीं शताब्दी के चतुर्थांश में हुआ। इसमें गुलेर शैली के आरेखन की कोमलता और प्रकृतिवाद की गुणवत्ता निहित है और कांगड़ा राजा संसार चंद की प्रतिकृति की शैली के समान होने के कारण इसे कांगड़ा शैली कहा गया। कांगड़ा शैली में स्त्री चित्रों में अद्भुत सजीवता आई। इमेज में आप देख सकते हैं, कांगड़ा शैली में स्त्री चित्रों में अद्भुत सजीवता आई। यह कांगड़ा, गुलेर, बशोली, चंबा, जम्बू, नूरपुर, गढ़वाल आदि जगहों में प्रचलित रहे और कांगड़ा शैली के कुछ पहाड़ी चित्रकारों को पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने संरक्षण दिया। क्या? पहाड़ी शैली के चित्रकारों को पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह से संरक्षण मिला और कांगड़ा शैली की चित्रकलाओं का श्रेय मुख्य रूप से नैनसुख परिवार को जाता है। और यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है कि कांगड़ा शैली की चित्रकलाओं का श्रेय मुख्य रूप से किसको जाता है? तो कांगड़ा शैली की चित्रकलाओं का श्रेय दोस्तों मुख्य रूप से नैनसुख परिवार को जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे कुल्लू मंडी शैली की बात करें तो यह कुल्लू मंडी क्षेत्र में चित्रकला की एक लोक शैली है। इस शैली की विशेषता मजबूत एवं प्रभावशाली आरेखन और गाढ़े तथा हल्के रंगों का प्रयोग करना है। इमेज आप देख सकते हैं कि यह कुल्लू मंडी क्षेत्र में चित्रकला की एक लोक शैली है। इस शैली की विशेषता मजबूत एवं प्रभावशाली आरेखन और गाढ़े तथा हल्के रंगों का प्रयोग करना है और इसमें भागवत की श्रृंखला, गोवर्धन को उंगली पर उठाए कृष्ण, वर्षा का स्पष्ट रेखांकन आदि का लघुचित्र 1794 में श्री भगवान ने खींचा है। इमेज आप देख सकते हैं कुल्लू शैली की जो चित्रकला है तो इसमें भागवत की श्रृंखला, गोवर्धन को उंगली पर उठाए हुए कृष्ण, वर्षा का स्पष्ट रेखांकन आदि का लघुचित्र 1794 में श्री भगवान ने खींचा है और पतंग उड़ाती दो युवतियां का लघुचित्र भी कुल्लू मंडी शैली में विशिष्ट है। क्या? पतंग उड़ाती दो युवतियों का लघुचित्र भी कुल्लू मंडी शैली में विशिष्ट है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों पतंग उड़ाती हुई दो महिला, लेकिन यह दोस्तों जो मैंने आपके सामने इमेज रखी है वो सिर्फ प्रतीकात्मक है। ओके, तो पतंग उड़ाती दो युवतियों का लघुचित्र किस शैली का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो सही आंसर है कुल्लू मंडी चित्रकला का विशिष्ट उदाहरण है पतंग उड़ाती दो युवतियों का लघुचित्र। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। आपको वाकई में अच्छा लगता है। हमने दोस्तों भारतीय कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए बहुत से वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आप क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर यह सभी वीडियो देख सकते हैं। आपको भारत की मूर्तिकला, भारत की चित्रकला, भारत के प्राचीनतम स्थापत्य जो शैली में बने हैं उन सारे के बारे में वीडियो अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और सर्च कीजिए। ओके, वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे। कल भी भारतीय कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए यह भारतीय चित्रकला में 5वां पार्ट हम अपलोड करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।